राइट। सो जो इस स्क्रीन पे आपके आ गया है एक्सीडेंट मैनुअल का ब्रीफ है ये। पूरा बुक बोले तो बहुत बड़ी रहती है एक्सीडेंट मैनुअल। तो उसमें से अपने लिए जो इम्पोर्टेंट रहता है, सो वो टॉपिक ढूंढ ढूंढ के इसमें रखते हैं। और बाकी सब लोग म्यूट कर लो। म्यूट कर लिए तो क्या होगा, सबको डिस्टरबेंस नहीं आएगा। देखो ध्यान देके आपका किसी का अनम्यूट है तो ये, हाँ सब लोग म्यूट में रहे तो जब बोलना होगा कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ओके। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, एक्सीडेंट का मीनिंग दिया हुआ है, तो मैं उसको हिंदी में आपको समझा दूंगा। फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे वर्किंग, एक्सीडेंट इज एन अकरेंस इन द कोर्स ऑफ वर्किंग ऑफ रेलवे विच डज और मे इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे अगर कोई नुकसान हो गया तो वो तो एक्सीडेंट है ही है, अपने को सबको मालूम है। लेकिन जहाँ पे मे वर्ड लगा है, मे इफेक्ट, यानी कि नुकसान हो सकता है, हुआ नहीं है, उसको भी एक्सीडेंट मानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई लोको पायलट सिग्नल को ऑन में पार करता है, तो समझो कुछ डिरेलमेंट नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन इस पैड को भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है कि हाँ ये पनिशमेंट बहुत बड़ा है लोको पायलट को, यानी उसको भी एक्सीडेंट की कैटेगरी में मानते हैं। तो क्यों, वो मे इफेक्ट, आज सिग्नल ऑन में पार किया है तो कल डिरेलमेंट हो सकता है, टक्कर हो सकती है, कोलिजन हो सकता है। इसीलिए जो जहाँ पे नुकसान हो गया रेलवे का और या हो सकता है, उसको भी दुर्घटना मानते हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग ये है। और क्या क्या चीज़ अपना रेलवे का है, पूरे नीचे नाम लिखे है, वो तो मालूम ही आपको। इंजन, सेफ्टी ऑफ द रेलवे, रेलवे में तो सब कुछ आ जाता है, रेलवे ट्रैक भी आता है। रोलिंग स्टॉक किसको बोलते हैं, रोलिंग स्टॉक का मतलब वैगन जो मालगाड़ी का है, जो कोचिंग ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का कोच है, सब मिला के हम रोलिंग स्टॉक उसको बोलते हैं। परमानेंट वे एंड वर्क, परमानेंट वे किसको बोलते हैं, वही रेलवे ट्रैक को बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में सिग्नल है, बिल्डिंग है, सब आ जाता है पूरा। पैसेंजर और सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब यहाँ से है रेलवे सर्वेंट, या कोई दूसरा भी एम्प्लॉय हो सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट का भी हो सकता है। तो यात्री को नुकसान हो या किसी एम्प्लॉय को नुकसान हो, which affect the safety of others or which does or may cause delay to train or loss to railway। ट्रेन का जो डिटेन हो जाता है जिसके कारण से, जैसे स्पैड हो गया मान लो, अब स्पैड में बाकी ट्रेन को भी डिटेन, लेट हो जाएगी ट्रेन, उसको पूरा जो कार्यवाही करना है स्पैड का जो रूल है उसके हिसाब से करेंगे तो ट्रेन डिटेन भी होगी। या किसी ने कुछ गलती किया उससे ट्रेन डिटेन हो गई, तो वो सब एक्सीडेंट में गिना जाएगा। किसी को हल्का मानते हैं, किसी को बड़ा मानते हैं, वही फ़र्क है। ओके। सो ये जस्ट माइंड में ऐसा रखो, अगर इससे कुछ क्वेश्चन बने तो। ये जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला स्लाइड जो आपके सामने है, सीरियस एक्सीडेंट, इसमें एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि सीरियस एक्सीडेंट या गंभीर दुर्घटना किसे कहते हैं। तो गंभीर दुर्घटना किसे कहते हैं, इसमें नंबर वन पॉइंट है डेथ, किसी का भी डेथ। तो यहाँ पे याद रखना, अगर एक आदमी का डेथ हुआ है तो भी उसको सीरियस मानेंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ तो सीरियस है, एक सिंगल डेथ भी हो गया तो वो दुर्घटना को सीरियस माना जाएगा। नंबर टू, सीरियस इंजरी, एक भी आदमी अगर गंभीर रूप से घायल हो गया, तो यहाँ कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि कैसे समझना कि वो सीरियस इंजरी मतलब गंभीर रूप से घायल है या नॉर्मल हल्का घायल है। तो जिसको फर्स्ट एड लगा के घर भेज सकते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल इंजरी या सिंपल इंजरी। और सीरियस इंजरी उसको बोलते हैं जिसमें कंपलसरी आदमी को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, तो उसको सीरियस इंजरी मानते हैं। राइट, वैसा परिभाषा उसका वही है। नंबर थ्री, लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी एबव ₹2 करोड़। मान लो किसी का डेथ नहीं हुआ और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन का किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेलवे की संपत्ति का 2 करोड़ का नुकसान हो गया या 2 करोड़ के ऊपर का नुकसान हो गया, तो भी उसको गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। देन चौथा पॉइंट है
कोई नुकसान नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, कुछ इंजरी नहीं है, लेकिन सीआरएस बोल रहा है। सीआरएस का मतलब बोलते हैं रेलवे संरक्षा आयुक्त या चीफ सीआरएस, दोनों एक का मीनिंग एक ही है। जैसे अपने यहाँ कंट्रोल ऑफिस में चीफ कंट्रोलर बोलो, कंट्रोलर बोलो, अपने लिए तो क्या है, सब ऊपर ही है, वो लोगों का बात सुनना ही पड़ता है। तो वैसे सीसीआरएस चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी या सीआरएस कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेल संरक्षा आयुक्त जिसको बोलते हैं, अगर वो दुर्घटना का बात सुन के बोलते हैं कि मैं इसमें इंक्वायरी करूंगा, इन द ओपिनियन ऑफ सीसीआरएस और सीआरएस इफ एन इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड, कि दुर्घटना को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, बोल रहे भाई कुछ तुम्हारा सीरियस नहीं हुआ है, डेथ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इंक्वायरी करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उस दुर्घटना को सीरियस एक्सीडेंट का दर्जा मिल जाएगा। यानी जो कार्यवाही होनी है सीरियस एक्सीडेंट में, वही कार्यवाही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो चार चीज है, राइट। अभी कौन तो ज्वाइन कर रहा है देखते हैं। सुनीता आया अभी, राइट। अब मेरे ख्याल से सब लोग आ गए ना, दीपू, दीपक, संदीप उधर आ ही गए। अब सब लोग, क्या भाई सुनीता अभी ज्वाइन किया, थोड़ा लेट हो गया, ड्यूटी में है क्या? सर मैं अभी जस्ट आई हूँ सर ड्यूटी से। ओके राइट, ठीक है। आप नहीं था इसीलिए सिग्नल का नहीं स्टार्ट किया, उनको ओके सर, ओके ओके प्रत्येक को ही पढ़ना था, लेकिन एक्सीडेंट मैनुअल स्टार्ट किए हैं। सो ओके सर। एक्सीडेंट मैनुअल का पॉइंट पहले समझ लो, सिग्नल्स का फिर बता देंगे नेक्स्ट टाइम में। ओके। सो अभी हम लोग देख रहे हैं सीरियस एक्सीडेंट का परिभाषा, आपके स्क्रीन पे देखो आ रहा होगा कि जिस दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए, मतलब एक डेथ हो गई तो भी सीरियस, अब समझो डेथ नहीं हुई लेकिन सीरियस इंजरी हुई, गंभीर रूप से कोई घायल हो गया, गंभीर रूप से घायल उसको बोलते हैं जिसको हॉस्पिटल में कंपलसरी एडमिट करना पड़ता है। अगर खाली फर्स्ट एड लगा के घर भेज सकते दवा दे के, तो उसको सीरियस इंजरी नहीं बोलते। तो एक भी सीरियस इंजरी है तो गंभीर दुर्घटना या सीरियस एक्सीडेंट मानते हैं। या मान लो दोनों नहीं हुआ, तो तीसरा पॉइंट है कि रेलवे संपत्ति का 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया, तो भी गंभीर दुर्घटना। ये भी नहीं हुआ तो चौथा पॉइंट है उसमें कि यदि जो सीआरएस या चीफ सीआरएस दोनों एक ही चीज़ है, समझ लो कि रेलवे संरक्षा आयुक्त बोलते हैं कि मैं इस दुर्घटना में इंक्वायरी करूंगा, तो वो भले ही डेथ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सीआरएस बोल रहा है कि मैं इसकी जांच स्वयं करूंगा, तो उसको ऑटोमेटिक सीरियस एक्सीडेंट या गंभीर दुर्घटना माना जाता है, राइट। तो ये 4 क्राइटेरिया है किसी दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना मानने के लिए। तो अगर एमसीक्यू में घुमा के कुछ भी पूछे कि डेथ है तो मानते हैं क्या? हाँ मानते हैं। सीरियस इंजरी एक आदमी है तो मानते हैं, यस। मान लो ऐसा पूछा कि किसी दुर्घटना में सीआरएस इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो भी गंभीर दुर्घटना मानी जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है, ध्यान रखना चाहिए, राइट। चलें आगे, किसी को जहां डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछ लेना। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। तो कभी कभी हमारे यहाँ जेडआरटीआई में तो ये एमसीक्यू आता था कि एक्सीडेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरीज, तो उसका आंसर है 5 कैटेगरी। 5 क्लासिफिकेशन है या 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। और ये पांचों का जो नाम लिखा है देखो, बारी बारी इसको समझेंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट, नंबर 2 है यार्ड एक्सीडेंट। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है वो समझाऊंगा। ट्रेन एक्सीडेंट, नंबर 2 यार्ड एक्सीडेंट, नंबर 3 इंडिकेटिव एक्सीडेंट, चौथा है इक्विपमेंट फेल्योर, पांचवा है अनयूजुअल इंसिडेंट। तो एक एमसीक्यू तो यही है कि एक्सीडेंट का क्लासिफिकेशन कितना, वर्गीकरण कितना भाग में है, तो 5 है आंसर, याद कर लेना। अब बात आती है कि ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट का मीनिंग और यार्ड एक्सीडेंट में क्या अंतर है, राइट।
जब रनिंग लाइन पे हमारा स्टेशन है या ब्लॉक सेक्शन है जिस पे ट्रेन रेगुलर चलती है, तो रनिंग लाइन पे कोई चाहे डिरेलमेंट हो, स्पैड हो, कोलिजन हो, किसी भी तरह का दुर्घटना हो जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रेन एक्सीडेंट। और मान लो रनिंग लाइन पे दुर्घटना नहीं हुई है, लोको यार्ड में हो गई या हमारे गुड्स यार्ड में हो गई, कि जो जिस लाइन को हम अगले स्टेशन पे गाड़ियों को भेजने के लिए यूज करते हैं वो लाइन रनिंग लाइन प्रभावित नहीं हुई है, यार्ड में कुछ डिरेलमेंट हुआ है, तो वो यार्ड एक्सीडेंट की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रनिंग लाइन, मान लो हमारे स्टेशन में 4, 5, 6 लाइन है जिस पे ट्रेन इधर से उधर का आवागमन होता है, उस लाइन पे किसी पे अगर ट्रेन का कुछ भी हुआ है तो उसको ट्रेन एक्सीडेंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वो रनिंग लाइन प्रभावित नहीं हुई है, चाहे वो ब्लॉक सेक्शन हो चाहे स्टेशन सेक्शन हो, बल्कि यार्ड में हुआ, चाहे वो लोको यार्ड में हो जाए, कभी कभी शेड में हो जाता है, कभी जैसे जहाँ पे वो रहता है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन जो बने रहते हैं वहाँ वो कोल का अनलोडिंग वगैरह चलता रहता है, वहाँ पे कोई वैगन डिरेलमेंट हो जाता है, फिर वो लोग क्रेन से उठा के रीरेल भी कर देते हैं उसको, वो ठीक हो जाता है। तो वो सब यार्ड वाले को यार्ड एक्सीडेंट मानेंगे, ठीक है, जिससे गाड़ियों के चलने का प्रभावित नहीं हो रहा है। नंबर 3 है इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इंडिकेटिव को हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक ट्रेन दुर्घटना। तो सांकेतिक ट्रेन दुर्घटना का मीनिंग क्या है कि वो डायरेक्ट अभी कुछ डैमेज नहीं हुआ है रेलवे का, लेकिन डैमेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसको बोलते हैं इंडिकेटिव एक्सीडेंट। जैसे मान लो टक्कर, अगर टक्कर हो गई तो वो इंडिकेटिव एक्सीडेंट नहीं है, सांकेतिक नहीं है, उसको आगे नाम आएगा, वो परिणामी ट्रेन दुर्घटना में गिना जाता है, क्योंकि उसमें तो नुकसान हो गया, या डिरेलमेंट हो गया समझो, तो डिरेलमेंट में भी नुकसान हो जाता है, तो सांकेतिक नहीं है वो तो, उसको बोलते हैं कंसेक्वेंशियल या परिणामी ट्रेन दुर्घटना बोलते हैं। तो इंडिकेटिव कौन सा है? इसमें स्पैड भी आता है, जैसे सिग्नल को डेंजर में लोको पायलट ने पार किया लेकिन कोई डिरेलमेंट, कोई टक्कर नहीं हुई, तो किसमें आएगा वो? इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आता है, वो सांकेतिक ट्रेन दुर्घटना में आता है। क्यों? आज जो है वो स्पीड कर रहा है और कल को टक्कर कर सकता है, इसीलिए उसको गंभीर मानते हैं, लेकिन उसका कैटेगरी रहता है इंडिकेटिव एक्सीडेंट। दूसरा है एवर्टेड कोलिजन। अगर ब्लॉक सेक्शन में जैसा है, रूल है कि दो ट्रेन आगे या पीछे कैसे भी आ गई आमने सामने नियम के विरुद्ध, और उनके बीच की दूरी को नापते हैं, तो उनके बीच की दूरी को नापा, तो ये याद भी कर लेना, अगर लेस देन 400 मीटर है, लेस देन 400 मीटर उनके बीच का दूरी, तो उसको बोलते हैं एवर्टेड कोलिजन या निवारित टक्कर। लेकिन अगर 400 मीटर के बराबर है या 400 मीटर से ज़्यादा है तो वो, तब उसको एवर्टेड कोलिजन या निवारित टक्कर नहीं बोलते, तब उसको बोलते हैं, उसका नाम रहता है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। है सांकेतिक वो भी, पर वो एवर्टेड कोलिजन नहीं रहेगा, उसका नाम बदल जाता है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, मतलब ब्लॉक नियमों का उल्लंघन वाला बात है। अगर 400 मीटर से कम है तो एवर्टेड कोलिजन, 400 मीटर के बराबर या उससे ज़्यादा है तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल बोलते हैं, और वो भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, एवर्टेड कोलिजन भी इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, सांकेतिक है, और ये जो स्पैड है ये भी सांकेतिक है जब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेटिव आगे और आएगा तो समझाएंगे। देन चौथा टाइप है इक्विपमेंट फेल्योर। इसमें ज़्यादा अपने को लेना देना नहीं है, जैसे सिग्नल खराब हो गया, रेलवे ट्रैक में खराबी है, या इंजन खराब हो गया, वैगन खराब हो गया, तो सब इक्विपमेंट फेल्योर है। पांचवा है अनयूजुअल इंसिडेंट। यहाँ पे अनयूजुअल इंसिडेंट जो हम लोग जीएनएसआर में पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसको दिमाग में रखना जरूरी है कि कहीं घुमा के नया एमसीक्यू बनाया उन्हें, तो आप समझ रहे हो तो समझ जाओगे उसको। जीएनएसआर में अनयूजुअल का मतलब होता है कि जैसे मान लो
कोई लर्च हो गया, वेल्ड फेल्योर हो गया, हार्ट एक्सिल हार्ट बॉक्स हो गया, तो उसको बोलते हैं अनयूजुअल। यहाँ एक्सीडेंट मैनुअल में अनयूजुअल अलग है। अनयूजुअल का मीनिंग है जहाँ आरपीएफ की ज़रूरत है, जहाँ पे ऐसा समझने के लिए बुक में डायरेक्ट नहीं लिखा रहता, जहाँ आरपीएफ की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया रेल रोको, और वो धरना देने बैठ गए रेलवे ट्रैक पे, तब लोको पायलट गार्ड स्टेशन मास्टर क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए तो पुलिस चाहिए। या दूसरा, जैसे मर्डर हो गया ट्रेन में, चोरी थेफ्ट केसेज हो गया, तो वो सब अनयूजुअल इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, कानून व्यवस्था का, यानी पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। ये बार बार जैसे एसीपी कहीं हो रहा है, तो सब अनयूजुअल इंसिडेंट में आएगा, राइट? क्योंकि उससे भी ट्रेन का नुकसान होता है, इसलिए वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में गिना जाता है। तो ये 5 कैटेगरी है और इसको याद रखना। देन आगे चलेंगे। अब फर्दर जो है ट्रेन एक्सीडेंट को, जैसे हमने पढ़ा ना 5 कैटेगरी, ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, इंडिकेटिव एक्सीडेंट और इक्विपमेंट फेल्योर और अनयूजुअल इंसिडेंट, 5 टाइप पढ़ लिया। अब उसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसको फर्दर और कैटेगरी में बताया गया है। उसमें पहला है कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं परिणामी ट्रेन दुर्घटना। जो मैं बता रहा था कि इंडिकेटिव का ठीक उल्टा होता है। परिणामी ट्रेन दुर्घटना को कैसा याद करना, रिजल्ट आ जाना। जैसे मान लो बच्चा क्लास में बहुत बदमाशी कर रहा है, अब एग्जाम लिख के, तो बदमाशी कर रहा है तो क्या है, वो सांकेतिक दुर्घटना है। अभी कुछ रिजल्ट उसका नहीं आया है, वो बदमाशी कर रहा है तो संकेत मिल रहा है कि ये बच्चा गड़बड़ करेगा, तो उसको, उसी को बोलते हैं इंडिकेटिव एक्सीडेंट। जैसे स्पैड कर रहा है, एलएसएस आन में पार कर रहा है, तो इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। अब हुआ क्या, वो बच्चा जब एग्जाम लिखा तो रिजल्ट आ गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, तो परिणामी ट्रेन दुर्घटना बोलते हैं उसको, कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट। मतलब आज स्पैड किया, बाहर में स्पैड करते करते एक दिन क्या हुआ, टक्कर कर दिया, तो परिणामी ट्रेन दुर्घटना बदल गई वो टक्कर जो है। तो इसीलिए बोलते हैं रिजल्ट आउट। और इंडिकेटिव में क्या है, अभी रोकथाम का उपाय कर सकते हैं। कंसेक्वेंशियल का मतलब अब तो जो होना था हो गया बोलते हैं। तो कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट है, अदर ट्रेन एक्सीडेंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे, उसका एग्जाम्पल समझाया जाएगा कैसा कैसा। कंसेक्वेंशियल में बेसिकली 4 टाइप के, या 5वां भी लिखा है, पर मेन 4 है इसमें। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा डेंजरस जिसको बोलते हैं एक्सीडेंट अपना, किसमें, परिणामी ट्रेन दुर्घटना, कंसेक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट में जो सबसे गंभीर माना जाता है वो है कोलिजन, टक्कर। तो इसीलिए कोलिजन का जो क्लासिफिकेशन रहता है ना, जैसे स्पैड को एच बोलते हैं, एच कैटेगरी, कोलिजन को बोलते हैं ए कैटेगरी, क्लास ए दुर्घटना में क्लासिफिकेशन जो होता है ABCDEFGH ऐसा रहता है। तो कोलिजन जो है ए में आता है, उसको A1 से A4 तक एक्सीडेंट मैनुअल में दर्जा दिया गया है। तो उसमें ज़्यादा उतना तो याद करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मन में समझना कि जब पैसेंजर पैसेंजर का ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो A1 रहता है, पैसेंजर गुड्स का होता है तो A2 रहता है, उसमें भी हेड ऑन हुआ या पीछे से हुआ तो ऐसा A3 A4 ऐसा बदलता जाता है, लेकिन पूरा टक्कर वाले है, कोलिजन वाले है, राइट। और नंबर 2 है फायर। फायर का क्लासिफिकेशन बी होता है, तो पैसेंजर है तो B1, ऐसा पैसेंजर और कुछ और मिक्स करके B1 B2 B3 B4 रहता है कैटेगरी। तो देखो सबसे जो खतरनाक कोलिजन माना जाता है, नंबर 2 डेंजरस फायर है, क्लासिफिकेशन बी है उसका। देन एलसी गेट एक्सीडेंट। अब आजकल जब से पूरा गेट को मैन्ड एलसी गेट कर दिया, तब से एलसी गेट के घटनाएं कम हो गई। अनमैन्ड जितनी थी, या तो उनको मैंड कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे का जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे इंडियन रेलवे में भी वैसा ही प्रोग्राम चल रहा था। ये लगभग हमारा अंदाज है 10 साल से कोशिश चल रही थी कि जितना अनमैन्ड एलसी गेट है उसको या तो मैंड बना दें और या तो बंद कर दें।
क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटना, बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ जो अपने को सुनने को मिलती थी, अनमैन्ड में मिलती थी। अनमैन्ड में क्या है, वो मान लो स्कूल के बच्चों की बस लेके जा रहा है, तो अनमैन्ड वाले में ड्यूटी रहती है ड्राइवर की, बस ड्राइवर की ड्यूटी है कि गाड़ी को रेल पार करने के पहले रोके बस को, बस ट्रक जो भी लेके जा रहा है दाएं-बाएं देखे, काफ़ी दूर तक क्लियर है तब उसको पार करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे-कैसे ड्राइवर रहते थे कि बच्चों की गाड़ी चला रहे हैं और रेलवे ट्रैक में वो चढ़ गए, तुरंत ट्रेन आ गई। मतलब बिना देखे घुसा है इसका मतलब। या कभी ऐसे भी हुआ है कि बस या ट्रक खराब हो गई, वहाँ कोई आदमी नहीं है और दुर्घटना हो गई। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था साउथ सेंट्रल रेलवे में, अनमैन्ड एलसी गेट ज़ीरो पूरा ख़त्म कर दिया। दूसरे जोन में भी लगभग ऐसा ही होगा। तो ये जो एलसी गेट एक्सीडेंट था इसीलिए नंबर 3 पे रखा गया, क्योंकि बहुत डेथ होती थी इसमें। अब सुनाई नहीं देता है, रेयर हो गया, मतलब अब रेयर हो गया कि हाँ अपना गेटमैन भी है, बैरियर बंद है, फिर भी कोई किसी का ब्रेक फेल हो गया, ट्रक का घुस गई, वो बात अलग है। वो क्या है, बहुत रेयर होता है। लेकिन अनमैन्ड वाला तो वो हर महीने, हर 2 महीने पे सुनाई देता रहता था। चौथा खतरनाक है जो कैटेगरी में, डीरेलमेंट। तो ये सारे जो है इसको कंसेक्वेंशियल और हिंदी में बोलते हैं परिणामी ट्रेन दुर्घटना, रिजल्ट आउट है वो। अच्छा, ये 4 मेन है। कोलिजन, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, कोलिजन, फायर, एलसी गेट एक्सीडेंट लेवल क्रॉसिंग के, और चौथा डिरेलमेंट है, वो D1 डी में आता है, D1 से D4 तक। और मिसेलेनियस का मतलब होता है कि मान लो कोई ऐसा दुर्घटना हो गई कि न कोलिजन है, न फायर है, लेवल एलसी भी नहीं है और डिरेलमेंट भी नहीं है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो E1 में रखेंगे, मिसलेनियस टाइप, तो उसका नाम मिसलेनियस रख देंगे। अब वो उसका थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह की दुर्घटना को हम E1 में रख सकते हैं, याद आएगा तो बताएंगे। हाँ, देन इधर सब समझ में आया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके। देन यार्ड एक्सीडेंट। यार्ड का जैसा आपको बताया हमने, एक्सीडेंट दैट टेक प्लेस इन यार्ड नॉट इन्वॉल्विंग ए ट्रेन। ट्रेन का मीनिंग क्या होता है, वो रनिंग लाइन पे चलती है। और यार्ड में क्या है, हम संटिंग कर रहे हैं या लोको सेड है, जहाँ यार्ड है, लोको यार्ड है, वहाँ कुछ डेरेलमेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो उसको यार्ड एक्सीडेंट बोलते हैं। तो इसको A5, B7, C9, D6 कैटेगरी में रखते हैं। मतलब डिरेलमेंट वाला है यार्ड में तो D6, और एलसी गेट, यार्ड में भी कहीं एलसी गेट है, कुछ दुर्घटना हो गई तो C9, क्योंकि C का मतलब एलसी गेट। अब B7 का मतलब फायर की दुर्घटना यार्ड में हो गई तो है तो यार्ड एक्सीडेंट। कैटेगरी कहाँ डालेंगे, तो B7 में डालते हैं उसको। A5 का मतलब है कि वो टक्कर का केस है, जो यार्ड में हुआ है लेकिन टक्कर हो गई यार्ड में, तो उतना ही सीरियस, उसको भी जांच पड़ताल पूरी होती है, लेकिन क्योंकि यार्ड में हुआ है तो दूसरी ट्रेन को प्रभावित नहीं करता है। ओके, देन यार्ड एक्सीडेंट के बाद अब इंडिकेटिव एक्सीडेंट का जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, तो यहाँ पे 3 उदाहरण दिया गया है। सांकेतिक, इंडिकेटिव का मतलब जैसे सांकेतिक ट्रेन दुर्घटना, परिणामी देखा हमने कि रिजल्ट आउट। सांकेतिक का मतलब रिजल्ट वही कि क्लास में बच्चा बदमाशी कर रहा है, बनी हमारा, चाहे स्टाफ हो, चाहे लोको पायलट की गलती हो, स्टेशन मास्टर की गलती हो, किसी की भी गलती हो, कोई गलती कर रहा है तो एक दिन बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, कंसेक्वेंशियल या परिणामी हो जाएगा, लेकिन अभी इसको इंडिकेटिव में रखा है। 3 है बेसिकली। नंबर 1 है एवर्टेड कोलिजन, जिसको बोलते हैं निवारित टक्कर। आगे इसकी ही परिभाषा दिया है, वही कि 2 ट्रेन नज़दीक आ गई लेकिन दूरी 400 मीटर से कम है, तो एवर्टेड कोलिजन। 400 मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। इसमें देखो एवर्टेड कोलिजन के नीचे लिखा है ड्राइवर पासिंग स्टॉप सिग्नल एट ऑन, जिसको स्पैड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्पैड। तो ये स्पैड भी जब तक टक्कर नहीं हुई है तब तक एक इसमें है सांकेतिक ट्रेन दुर्घटना है, इंडिकेटिव है।
और तीसरा है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, जैसे आपको बताए कि अगर दो गाड़ियों के बीच का दूरी 400 मीटर या उससे ज़्यादा है तो उसको ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, मतलब ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। और इसका जो क्लासिफिकेशन है, स्पैड एच कैटेगरी में आता है। स्पैड किस में आता है? एच में। और एवर्टेड कोलिजन मेरे ख्याल से किस में, एफ में है कि जी में? स्पैड का तो एच है। एफ है। हाँ बताओ, बोलो। एफ में है सर, एवर्ट कोलिजन। ओके, एवर्टेड एवर्टेड कोलिजन एफ में डाल दोगे तो ब्रिज ऑफ ब्लॉक रूल बच गया जी में। सही है, जी भी बराबर आ गया। बोलो भाई संदीप, पढ़े हो ना? बहुत बढ़िया पढ़े हो तुम। हाँ सर, हाँ सर, हाँ ब्लॉक सर। का चाहिए। तो एफ जी एच, एवर्टेड कोलिजन एफ में है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल जी में है, और स्पैड को बोलते हैं एच क्लासिफिकेशन। ये सीक्वेंस में इसको ऊपर नीचे कर दिया जाएगा तो और अच्छा रहेगा, चलो बाद में कराएंगे। देन अब आती है एवर्टेड कोलिजन की डिफिनीशन। एवर्टेड कोलिजन की डिफिनीशन तो याद करना, जिसका डिस्क्रिप्टिव यहाँ जेडआरटीआई में आओगे ना, तो ये एवर्टेड कोलिजन को बाई हार्ट करके एग्जाम में पूछते हैं कि एवर्टेड कोलिजन की परिभाषा लिखो, उदाहरण दो। तो यहाँ तो आने पे याद करना पड़ेगा, अभी तो खाली एमसीक्यू से काम चलेगा। तो इसमें क्या याद करना है आपको? परिभाषा से ज़्यादा वो 400 मीटर वाला याद करना है। It is a circumstance under which, but for the vigilance shown by any person or persons, a collision would have occurred either outside station limit or within the station limit, between two train or between a train and an obstruction। तो इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी के एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति, मतलब समझो उदाहरण के लिए कि एक लोको पायलट अलर्ट था या दोनों लोको पायलट अलर्ट थे या गार्ड अलर्ट था, जिसकी वजह से टक्कर बच गई, नहीं तो टक्कर हो जाती। हाँ, वो चाहे ब्लॉक सेक्शन में हो या स्टेशन के भीतर हो, और दो ट्रेन के बीच हो सकती है या एक अवरोध और एक ट्रेन के बीच भी हो सकती है। जैसे मान लो कहीं पे अवरोध है और स्टेशन में ही समझो कि रेल की पटरी टूटी है और स्टेशन मास्टर गलती से उस लाइन पे गाड़ी को लेने के लिए अथॉरिटी दे देता है, तो और लोको पायलट अलर्ट है, उसने ब्रेक लगा के रोक लिया देख के, तो ऐसा हमने तो गलती किया, लेकिन लोको पायलट अलर्ट था इसलिए ये बच गया। या कोई और भी बड़ा पत्थर पड़ा है, उससे टक्कर हो सकती थी। तो कोई भी चीज़ है जो बच गई तो इसीलिए उसको बोलते हैं एवर्टेड कोलिजन। लेकिन जो एमसीक्यू के अंदर जो पॉइंट पूछते हैं वो ये वाला पूछते हैं आपको कि एवर्टेड कोलिजन दो मौके पे नहीं मानते। यहाँ पे कैसे है, थोड़ा घुमा के लिखते हैं उसको, मैं समझाता हूँ आपको। एक्सेप्ट ऑन टू ओकेजन्स, आउटसाइड स्टेशन लिमिट का मतलब ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन इज 400 मीटर और मोर इज नॉट एन एवर्टेड कोलिजन। मतलब मान लो दो ट्रेन आगे पीछे या आमने सामने आ गई, लेकिन उसके बीच का दूरी नापा, तो नापने के बाद या तो 400 मीटर है या उससे ज़्यादा है तो उसको एवर्टेड कोलिजन नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए उसको उल्टा याद करना है अपना परिभाषा एमसीक्यू के लिए, कि अगर दूरी 400 मीटर से कम है तो क्या मानेंगे? एवर्टेड कोलिजन। 400 मीटर या उससे ज़्यादा है तो एवर्टेड कोलिजन नहीं है, उसको क्या बोल सकते हैं? ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल बोल सकते हैं, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन। तो उसका एक डायग्राम भी है यहाँ पे। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, समझो दो ट्रेन सामने आ गई और बीच का दूरी नापा है, तो डिस्टेंस इज 400 मीटर आर मोर, तो बीच का दूरी 400 मीटर है या 400 से थोड़ा ज़्यादा है, तब ये एवर्टेड कोलिजन नहीं है, क्योंकि उसको डिफाइन किया है एकदम से। अगर 400 मीटर से 1 सेंटीमीटर भी कम हो गई तो वो एवर्टेड कोलिजन माना जाएगा। देखो, पनिशमेंट वही है, गलती किसकी है, पनिशमेंट वही मिलेगा। ये खाली रूल में जो बोलते हैं ना खाना पूर्ति, रूल में कॉलम भरने के लिए कि 400 मीटर से कम दूरी आई है, एवर्टेड कोलिजन कैटेगरी में है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? एफ है। और अगर
400 मीटर या उससे ज़्यादा है तो किस में आएगा? ये ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल में, तो उसकी कैटेगरी जी है। कि मैं उल्टा बोल दिया? नहीं सर, ब्रीच सही ऑफ, बोल रहे हैं। ब्रीच ऑफ, हाँ ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। ओके। आज ये संदीप अपना अनम्यूट करता है तो इको आने लगता है कुछ। गेट, तुम्हारे गेट में कुछ कवच वच तो नहीं लगाया तो वहाँ? नहीं ये लगाया गेट वहाँ ये गेट। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। जैसा ही तुम जैसा अनम्यूट ही तुम करते हो अनम्यूट इको आने करते हो लगता इको है। आने लगता है। राइट, ओके, ठीक। सो ये है डायग्राम। तो आप एमसीक्यू यही याद रखो, 400 मीटर से कम है एवर्टेड कोलिजन, 400 मीटर के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, तब एवर्टेड कोलिजन नहीं मानेंगे। तो जैसे भी घुमा के पूछे उसको दिमाग में रखना। देन नेक्स्ट, विद इन स्टेशन लिमिट। अगर मान लो स्टेशन के अंदर दो गाड़ियां नज़दीक में हैं तो क्या रूल है? इज इफ देयर इज एन इंटरवीनिंग फिक्स्ड सिग्नल एट डेंजर गवर्निंग द मूविंग ट्रेन एंड कंप्लायंस बाय द मूविंग ट्रेन। देखो एक्सीडेंट मैनुअल का इंग्लिश देखो, कितना बढ़िया इंग्लिश लिखते हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के गए कि आदमी को, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा ये। And compliance by the moving train with the indication conveyed by the stop signal averted the collision between the trains or between the train and the obstruction। अब इतना अंग्रेजी है ये, और इसको समझने के लिए इतना आसान है। ये डायग्राम से देखो तुरंत समझ में आएगा। ये डायग्राम है। अब देखो, ये पुराने टाइप का स्टेशन है समझ लो। एक ट्रेन होम सिग्नल पे खड़ी है जो स्टेशन के बाहर है। दूसरी ट्रेन मान लो एलएसएस पे खड़ी है, नहीं तो स्टार्टर पे खड़ी है, कहीं भी। वो वही इंग्लिश में बोल रहा है कि अगर दो ट्रेन सिग्नल पे हैं, सिग्नल से कंट्रोल है और सिग्नल ऑन है, सिग्नल, लेकिन गाड़ी क्या है, सिग्नल पे रुकी है, रूल के हिसाब से है, तब उसके बीच आप मेजरमेंट करने की ज़रूरत है क्या? तो हर आदमी जानता है नहीं भाई, जब सिग्नल पे खड़ी है तो भले ही दोनों ट्रेन के बीच का दूरी 400 मीटर से कम होने दो या 400 मीटर होने दो, कुछ भी होने दो, ना तो एवर्टेड कोलिजन माना जाएगा उसको, ना तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल माना जाएगा। भले ही बीच की दूरी कम ज़्यादा हो सकती है, इधर होम सिग्नल में खड़ा है, उधर स्टार्टर पे भी खड़ा हो सकता है गाड़ी, तो इससे कुछ डिस्टेंस नापने का ज़रूरत नहीं है। राइट, ये कहने का उसका मतलब है। कोई नापता भी नहीं, जस्ट रूल में एक सेंटेंस डाल दिया है कि अगर सिग्नल पे ट्रेन है तो भले ही उनके बीच की दूरी कम हो, लेकिन उसको ना तो एवर्टेड कोलिजन मानेंगे ना ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल माना जाएगा। राइट, देन ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल के बारे में भी थोड़ा पॉइंट दिया है। ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन, इसके उदाहरण, हाँ ये भी यहाँ तो एमसीक्यू में आता था जेडआरटीआई में कि ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल किसे कहते हैं, तो आपके यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ट्रेन इंटरिंग ब्लॉक सेक्शन विथ इम्प्रॉपर एटीपी, मतलब रॉन्ग एटीपी और विदाउट एटीपी। कोई लोको पायलट बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड, अथॉरिटी टू प्रोसीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्थान प्राधिकार। बिना प्रस्थान प्राधिकार के गया कोई, क्योंकि ये इंडिकेटिव में ही है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल भी सांकेतिक दुर्घटना है, अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, खाली नियमों का उल्लंघन हुआ है। तो बिना एटीपी मतलब एलएसएस आन में पार कर गया, पीएलसीटी भी नहीं लिया है, या रॉन्ग एटीपी, स्टेशन मास्टर अप डायरेक्शन के लिए अप पीएलसीटी देना है, डाउन के लिए डाउन देना है, उल्टा दे दिया तो रॉन्ग एटीपी होता है, वो वैसा गया। एसएम की गलती ज़्यादा है इसमें, लोको पायलट की कम गलती है, गलती तो दोनों की है, तो वो सब इसमें आता है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। नंबर 2, ट्रेन इंटरिंग इनटू सैंड हम्प और इनटू कैश साइडिंग स्लिप साइडिंग। ट्रेन सैंड हम्प किसके लिए बनाया है कि अगर मान लो ट्रेन स्टार्टर पे नहीं रुकी तो आगे एसओएल के लिए पॉइंट हमने सैंड हम्प में सेट किया है, लेकिन जाने के लिए थोड़ी सेट किया है। वो तो है कि ब्रेक फेल हो गया, नहीं रुका गाड़ी, तो सैंड हम्प में जाके रुक जाएगी, दूसरी ट्रेन को टक्कर नहीं मारेगी। लेकिन लोको पायलट अगर गलती से स्टार्टर पे नहीं रोक पाया, उसका जजमेंट फेल हो गया, ट्रेन में खराबी नहीं है, लोको पायलट की गलती है, तो क्या है भाई, वो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल है। आपको कैश साइडिंग स्लिप साइडिंग में जाने का नहीं है काम, तो उसमें अगर घुसी है गाड़ी तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल है। इंक्वायरी में बाद में देखेंगे उसमें कि यहाँ गलती किसकी है, वो एक अलग बात है। राइट, देन ट्रेन डिस्पैच्ड ऑन टू रॉन्ग लाइन,
देखो, अब मैं यहाँ जैसे सिकंदराबाद में हम लोग देखते रहते हैं, जहाँ जिस स्टेशन में आप अपने डिवीज़न अपने यहाँ पे देख सकते हो कि सिकंदराबाद स्टेशन से एक लाइन जा रही समझो काजीपेट की ओर, एक दूसरी लाइन जा रही है बाजू में, एक पड़ता निजामाबाद लाइन है, या और एक लाइन तीसरी लाइन निकल रही है। तो यहाँ स्टार्टर में भी रूटिंग सिग्नल रहेगा ऐसे जंक्शन स्टेशन पे। तो काजीपेट जाने वाली गाड़ी को दूसरे डायरेक्शन की गाड़ी लाइन पे भेज दिया। तो इसमें रूल क्या है, पहला गलती तो है स्टेशन मास्टर का कि गलत लाइन का सिग्नल टेक ऑफ किया, पर लोको पायलट का ड्यूटी क्या है, उसको भी तो रोड लर्निंग है, पूरा सीखा है। तो अगर गलत लाइन का स्टार्टर टेक ऑफ किया है तो गाड़ी स्टार्ट मत करो, स्टेशन मास्टर को बताओ कि रॉन्ग लाइन का सिग्नल टेक ऑफ हुआ है, तो लोको पायलट बच जाएगा। ओनली एसएम के लिए 4 सीट है। अगर लोको पायलट चला जाता है पार करके, फिर थोड़ा दूर जाने के बाद बोलता है अरे रॉन्ग लाइन में आ गया, तो लोको पायलट की भी गलती, एसएम की भी गलती, गार्ड की भी गलती, गार्ड ने क्या एक्शन लिया। तो इसको बोलते हैं ट्रेन डिस्पैच्ड ऑन टू रॉन्ग लाइन। ट्रेन रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन, ट्रेन रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन का तो बहुत सारा उदाहरण है। दो तरह का, एक तो है कि जैसे पैसेंजर ट्रेन को आपने गुड्स ट्रेन में ले लिया, गुड्स लाइन में, प्लेटफार्म नहीं है, वो भी गलत है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल है। दूसरा, एक कहाँ तो हमारे ड्यूटी में हम लोग तब जडाटियाई में ही थे, विजयवाड़ा डिवीजन या कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, कि स्टेशन मास्टर जो पिछला एसएम है, एक, हाँ वो गुड्स ट्रेन कुछ एक्सप्रेस ट्रेन या कुछ तो हुआ था, मान लो ऐसा उदाहरण से समझ लो कि एक ट्रेन का लाइन क्लियर लिया, लेकिन बाद में कंट्रोलर से बातचीत करके वो ट्रेन का लाइन क्लियर मतलब बोला कंट्रोलर इसको मत भेजो, ये गाड़ी भेज दो। तो स्टेशन मास्टर जो पिछला था उसकी जिम्मेदारी क्या है, आप अगले स्टेशन मास्टर को बताओ कि जो लाइन क्लियर आपने दिया था जिस गाड़ी का, अब वो गाड़ी नहीं जा रही है, कंट्रोलर ने कैंसिल किया है, तो प्राइवेट नंबर देना है उसको, प्राइवेट नंबर दे के लाइन क्लियर कैंसिल करके फ्रेश नया ट्रेन का नाम बता के लाइन क्लियर लेना है। उन्हें क्या चुपचाप रह गया, कंट्रोलर का बात तो सुन लिया, वो गाड़ी नहीं भेजा जिसका लाइन क्लियर लिया था, दूसरा गाड़ी भेज दिया। दूसरा गाड़ी भेज दिया तो अगले स्टेशन मास्टर को क्या मालूम है, उसको तो नहीं मालूम होता। वो वही था, वो गुड्स ट्रेन का था लाइन क्लियर, और उस बाद में कंट्रोलर के कहने से गुड्स ट्रेन को नहीं भेज के एक्सप्रेस ट्रेन भेज दिया। अगला स्टेशन मास्टर सोच रहा है, वो बड़ा स्टेशन है, वो सोच रहा है भाई गुड्स ट्रेन आ रही, गुड्स यार्ड में जाना है। उन्हें क्या किया, होम सिग्नल यार्ड, गुड्स यार्ड के लिए टेक ऑफ किया। लोको पायलट क्या गलती किया, होम सिग्नल पे आप आए, तो इसीलिए रूट लर्निंग का मीनिंग वही है, ऐसा गलती हो तो आप होम पे रोक करके एसएम को बताना है कि ये आप गलत लाइन पे हमारा सिग्नल लिए हैं, ये तो प्लेटफार्म लाइन में नहीं जा रहा है। उन्हें भी चला गया यार्ड में, यार्ड में जाने के बाद बोल रहा है एसएम को कि आपने कहाँ ले लिया गाड़ी। तो रियर एसएम को पनिशमेंट, देन लोको पायलट को पनिशमेंट। इसमें कभी कभी कंट्रोलर को भी पनिशमेंट मिल जाता है कि कंट्रोलर एक तरह से सुपरवाइजर माना जाता है, उसके अंडर में 20 स्टेशन 25 स्टेशन है, आपने लाइन क्लियर कैंसिल किया है, एसएम की गलती करने की संभावना है, एडवांस एसएम को कंट्रोलर को बोल देना चाहिए कि भाई जो गाड़ी इन्होंने लाइन क्लियर लिया था वो कैंसिल हो गया, दूसरा गाड़ी आएगा, बात कर लो। तो अगला एसएम भी अलर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या है, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, ट्रेन रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन। गलती किसकी है वो बाद में इंक्वायरी होगी, पर एक्सीडेंट का नाम क्या है, रिसीव्ड ऑन रॉन्ग लाइन, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल। और ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल के बाद किस में आता है, इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आता है। ओके, देन लास्ट में है ट्रेन रिसीव्ड ऑन टू एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग एवर्टेड कोलिजन, कि अगर कोई अवरुद्ध लाइन है उस पर गाड़ी आपने ले लिया बिना प्लानिंग के, ऐसे प्लान करके ले सकते हैं नियम से, बिना प्लानिंग बिना लोको पायलट को सूचना दिए ले लिए, अगर वो अवरुद्ध लाइन है, दूसरी ट्रेन आने के बाद अगर 400 मीटर से दूरी कम हो गई तब तो एवर्टेड कोलिजन हो जाएगा। वो 400 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी पे रोक दिया लोको पायलट ने तो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल में आएगा, क्योंकि आपने बिना प्लानिंग के बिना नियम से लिया है अवरुद्ध लाइन पे गाड़ी। समझ में आए? तो ये 5 एग्जाम्पल है ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल के।
किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। नो डाउट। देन जो आगे क्लासिफिकेशन है, हम लोग जी एच तक देख चुके हैं ना। आई नहीं रहता है, ये भी एक जनरल नॉलेज दिमाग में रखो कि जो क्लासिफिकेशन है ए से लेके आर तक है, आई को छोड़ दिया। आई और ओ। हाँ, अरे क्या बात है, देखा। अरे मैं संदीप को ही गुरु मान लेता हूँ यार। संदीप, तो आई और ओ करेक्ट बोला है। जो आई और ओ है वो इसमें सीक्वेंस में नहीं है, एक्सेप्ट आई एंड ओ ए से लेके आर तक है। तो जे में कौन आता है? फेल्योर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक। इंजन फेल हुआ है, रोलिंग स्टॉक का मतलब बताया, ध्यान रखना है, एक बात सुने तो याद करने का कोशिश करो। वैगन और कोच दोनों को मिला के रोलिंग स्टॉक एक ही नाम देते हैं। के फेल्योर ऑफ परमानेंट वे, जो अपना रेलवे ट्रैक है, ओके में आता है, वहाँ फेल हुआ तो लर्च, वेल्ड फेल्योर, कुछ और भी खराबी। एल फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल ओ एच ई प्रॉब्लम आया तो उसको एल कैटेगरी में बोलते हैं। एम फेल्योर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, एस एन टी वालों को एम कोड दिया है, एस एन टी फेल्योर को। ओके, क्योंकि ये फेल्योर भी सब छोटे मोटे एक्सीडेंट ही माने जाते हैं, इसीलिए तो सब भाग भाग के रिपेयर करते हैं। देन एन, एन क्या है? ट्रेन रेकिंग, सवेटोज, बम ब्लास्ट, एक्सप्लोजन, हाईजैकिंग। तो बहुत सारे है, बम ब्लास्ट हो गया, तोड़ फोड़ की घटना हो गई, जैसे दुर्घटना कभी कभी हो जाती, फिश प्लेट तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सब एन में आता है, अनयूजुअल टाइप है वो। पी क्या है? इंसिडेंट ऑफ पर्सन्स फॉलिंग आउट ऑफ ट्रेन और रन ओवर, ये जो रन ओवर केसेज है या कोई गिर जाता है चलती ट्रेन में, उसको पी में रखा गया है। क्यू में क्या है? अदर इंसिडेंट्स, जैसा नेचुरल डेथ, अब किसी का गलती नहीं, किसी का कुछ तकलीफ हो गया ट्रेन में, हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गया। दूसरा मर्डर, वो भी क्यू में आता है। मर्डर में तो प्रॉब्लम है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, पूरा पुलिस इंक्वायरी है, परेशानी है, सब होगा। नेचुरल डेथ भी उसी में रखा, मर्डर भी उसी में रखा, सुसाइड और रॉबरी, डकैती, ये सब क्यू में डाल दिया है। और ब्लॉकेट टू ट्रेन सर्विसेज, जो 400-500 आदमी बैठ जाते धरने पे, रोक दिया ट्रेन को, वो सब क्यू में आता है। आर जो है मिसलेनियस, जैसे व्हीकल रनिंग अवे, जैसे क्या होता है, गुंटकल डिवीजन में एक बार एक इंजन चल पड़ा, हम लोग थे तब, कहाँ थे, इधर थे, जेडआरटीआई में था मैं। दो इंजन थे, दोनों जोड़ रहे थे, अभी जुड़ नहीं पाया था, और लोको पायलट पानी के लिए उतरा था आगे वाले का, और एएलपी भी संजोग से वो समझ नहीं पाया, देखा नहीं, वो भी किसी काम से उतर गया। वो जोड़ने का पहले ही आगे वाला इंजन चल पड़ा, वो बिना लोको पायलट, बिना एएलपी, 3 स्टेशन तक गया था, फिर किसी तरह स्लो हुआ तो लोको पायलट वहाँ था कोई, घुस के स्टेशन पे जाके ब्रेक लगाया, उसको स्लो हो गया 3 स्टेशन जाने के बाद। तो ये सब किस में आएगा? मिसलेनियस। कैटिल रन ओवर, वो तो मालूम है, जो जानवर कट जाते हैं ट्रेन के नीचे। और फ्लड, बाढ़ आती है, ब्रीचेज, पटरी टूट जाती है पानी में, लैंडस्लाइड, वो सब आर में आता है। तो ए टू आर है क्लासिफिकेशन, एक्सेप्ट आई एंड ओ, राइट। तो अभी तक तो कुछ डाउट नहीं पूछे। वो अजय तो कुछ सवाल रखा होगा, लास्ट में पूछेगा मेरे को लग रहा है, क्या अजय? नहीं सर, चलिए ना। चलते रहे, ओके। देन अभी देखो, पढ़ाने के बाद हमको पता लग जाता है कौन कौन ज़्यादा पढ़ता है। एक तो संदीप है पढ़ने वाला तेज, एक अजय है, फिर इधर सुबोध है, दीपक, दीपक शर्मा है, फिर दीपक सैनी है। ये लोग तो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस रहते हैं, इंटेलिजेंट रिप्लाई। बाकी लोग को भी मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेहनत करो, घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास है, उसके बाद भी टाइम निकाल के मेहनत करो, तो तैयारी अच्छी हो जाएगी। तब चांस रहेगा, फिर आके जेडआरटीआई में आओ तो मिलो, यहाँ हैदराबाद में मिलेंगे हम। देन एआरटी में क्या क्या रहता है? जस्ट जनरल नॉलेज है, पता नहीं इससे संबंधित आपको एमसीक्यू कभी देखा है किसी ने? ये शायद नहीं आता होगा।
इसमें क्रेन रहता है और री-रेलिंग इक्विपमेंट रहता है। गुंटकल डिवीजन का हमको पता है, वहाँ पे एमएफडी और लुकास। दूसरे डिवीजन में भी इसी तरह का एक क्रेन जो गुटी में रहती है उसको एमएफडी बोलते हैं, और ये लुकास शायद रेनीगुंटा साइड में रहती है। तो दो टाइप की क्रेन है अपना साउथ सेंट्रल रेलवे। एमएफडी कंपनी की, एक कंपनी का नाम है, और एक लुकास कंपनी है। उसके साथ जो एआरटी बोलते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, तो उसमें एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट वैन रहता है, मैकेनिकल वालों का रहता है। इंजीनियरिंग का मतलब ये रेलवे ट्रैक से संबंधित वालों का पीडब्ल्यूआई डिपार्टमेंट रहेगा। मैकेनिकल का मतलब सीएनडब्ल्यू वाले का रहता है, उनका वैगन कोच जो भी लग रहता है। इलेक्ट्रिकल वालों का इक्विपमेंट और सब उनको बैठने का रहता है। एक पावर एंड टूल वैन लाइटिंग अरेंजमेंट के लिए, जनरेटर के लिए भी रहता है पूरा सिस्टम एआरटी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका एक रहता है स्टाफ किचन, क्योंकि एक्सीडेंट साइट पे 2 दिन 4 दिन कितना भी रुकना पड़ेगा उनको, तो खाना बना के खाने पीने का अरेंजमेंट स्टाफ पूरा रहता है उनका। ओके, और ब्रेक वैन तो रहेगा ही। तो ऐसा पार्ट है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये पूछते हैं आपको एमसीक्यू में, जनरल टारगेट टाइम ऑफ एआरटी, मतलब सायरन बजने के बाद या कंट्रोल ऑफिस से फ़ोन भी जाता है, तो सूचना मिलने के बाद दिन में 30 मिनट के भीतर एआरटी स्टार्ट हो जाना चाहिए। टारगेट टाइम का मतलब ये है कि सायरन बजने के बाद एआरटी कितना देर में रेडी होके स्टार्ट होना चाहिए। तो दिन में कम टाइम दिया है, 30 मिनट दिया है, और रात में दिया है 45 मिनट। ठीक है ना? इसमें मेरे ख्याल से तो अभी तक चेंजिंग का कुछ नहीं सुना मैंने। 30 मिनट 45 मिनट दिन और रात। देन एमआरटी का भी इसी तरह दिया है। एमआरटी का टारगेट टाइम, पहले टारगेट टाइम देख लो, बाद में इसको बताता हूँ। यह है जनरल टारगेट टाइम फॉर एमआरटी मेडिकल रिलीफ ट्रेन। सो जो मेडिकल का गाड़ी है, अगर ज़रूरत है तभी जाएगी। बड़े सायरन के साथ छोटा सायरन जब बजता है तो जाती है, या फ़ोन से भी सब कंफर्म कर लेते हैं। जहाँ पे कोई पैसेंजर या स्टाफ किसी का इंजरी का कुछ होगा तो मेडिकल रिलीफ ट्रेन की ज़रूरत है तो भेजेंगे। डायरेक्ट डिस्पैच, यहाँ दिन और रात नहीं है, देखो ध्यान देना। यहाँ पे रहता है डायरेक्ट डिस्पैच और इनडायरेक्ट डिस्पैच। सो डायरेक्ट डिस्पैच इनडायरेक्ट डिस्पैच का मीनिंग एक बार मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो सिकंदराबाद से एमआरटी निकलना है, तो जिस लाइन पे जहाँ भी स्टेबल किया हुआ है और उसी डायरेक्शन में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कि सीधा उसका पॉइंट को चेंज करो और आगे जो भी सिग्नल्स हैं, सिग्नल टेक ऑफ करो। मान लो सन सिग्नल है, सीधा, यानी रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है। आगे सन सिग्नल है तो सन सिग्नल से भी ले जाके मेन लाइन में ले आए, फिर वहाँ से स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर ऑफ किए और गाड़ी डिस्पैच हो गई एमआरटी की। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्पैच, 15 मिनट। अगर रिवर्स करना है, जैसे साइडिंग में है कि एक बार उसको बाहर निकाल के घुमाना है, रिवर्स करना है, बैक करना है, जैसे कार गैरेज में ऐसा खड़ी है, मुंह बाहर की ओर है, आप स्टार्ट किए और सीधा निकल गए रोड पे, तो डायरेक्ट डिस्पैच। मान लो उल्टा पार्क किया है तो बैक करना है, तो बैक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वही 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर इनडायरेक्ट डिस्पैच है, ऐसी लाइन पे है जहाँ से बैक करके दूसरे लाइन पे लाना है, तो 20 मिनट का टाइम दिया है। ये दिन रात नहीं, उधर है दिन रात है एआरटी में 30 मिनट 45 मिनट, और इसका 15 मिनट 20 मिनट है डायरेक्ट डिस्पैच इनडायरेक्ट डिस्पैच। अब दूसरा जो जनरल नॉलेज ये वाला है, स्केल 1, ये जो एक्सीडेंट के समय जाती है ना एमआरटी, तो ये याद कर लो, इसको बोलते हैं स्केल 1। एमआरटी एक स्केल 2 भी होती है, वो क्या है वो भी बताएंगे। तो जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन स्केल 1 है, ये एक्सीडेंट के समय जो जाती है ट्रेन अपनी, मेडिकल रिलीफ ट्रेन या एमआरवी मेडिकल रिलीफ व्हीकल बोलते हैं, ये सब स्केल 1 है। इसमें मेडिकल वैन रहता है, ऑक्सिलरी वैन रहता है, और जो मेडिकल स्टाफ है सब बैठने के लिए जगह रहती है।
और आजकल एक नया चीज़ रहता है, आजकल का मतलब हो गया 8-10 साल से ज़्यादा ही होगा, ह्यूमन रेस्क्यू डिवाइस भी इसमें रहती है, कोल्ड कटिंग मशीन। कोल्ड कटिंग मशीन ये क्या है? उसको चलाएंगे यही लोग CNW मैकेनिकल वाले ही, पर ये इसके साथ अटैच करके ले जाते हैं, क्योंकि जहाँ पैसेंजर इन्वॉल्व हैं वहीं ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो चलाएंगे वो लोग, लेकिन इसके साथ उसको रखने की जगह रहती है। अब ये कोल्ड कटिंग मशीन क्या है, कौन बताएगा मेरे को? चलो बताओ, जो बुद्धिमान लोग हैं बताओ, कोई एक आदमी। कोल्ड कटिंग मशीन, देखो 2 नाम लिखा ना, ह्यूमन रेस्क्यू डिवाइस दैट इज कोल्ड कटिंग मशीन, नाम से भी आइडिया लगा सकते हो क्या यूज है इसका। थोड़ा ऐसा यूज मालूम रहे तो याद जल्दी हो जाता ना। नहीं सुना? मालूम नहीं है सर, बोलिए। अजय नहीं मालूम, ओके। संदीप को भी नहीं मालूम? सर वो सर एक्सीडेंट के टाइम में उसका डोर या ये विंडो क्लोज हो जाता है तो उस हम्म, कंडीशन में उसको काट करके निकालता है। क्या बात, अरे सुने थे कि दिमाग लगा के बता रहे हो? नहीं सर, देखे हैं वीडियो में। अरे वाह, क्या बात है यार, अब तो आपसे मिलना पड़ेगा भाई। नॉलेज है। अब पहले कभी एग्जाम दिए हो LDC वाला, पहली बार दे रहे हो अभी? हाँ, स्टेशन मास्टर का एग्जाम दिए थे सर। अच्छा। और गार्ड वाला ये पहली बार दे रहे हो? ये तो गार्ड तो पहली बार होगा। SM वाले में क्या हुआ, नहीं हुआ? मेरिट नहीं बना सर। अरे यार, इतना फाइनल जानकार लोग मेरिट मेरिट नहीं बन रहा है, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। चलो अब की बार थोड़ा बनना चाहिए। कमजोरी था सर, हमको LP में जाना था इसके लिए। अच्छा, ओके। तो ये सही बता रहे संदीप, कहीं कहीं से भी पढ़े कोई, वीडियो से पढ़ा, बुक में पढ़ा, सुना है, नॉलेज तो नॉलेज, ये करेक्ट बोल रहे हैं। क्या होता था पुराने टाइम में, जब ये डिवाइस नहीं थी अपने पास या इसका खोज नहीं हुआ था, अब पता नहीं इंडिया वालों ने बनाया कि बाहर से आया, उसका डिटेल नहीं पढ़ा मैंने भी, गूगल में सर्च करें तो पता लग जाएगा कि वेल्डिंग से कटिंग करते हैं। जैसे डोर जाम हो गया, अंदर लोग घायल हैं, उनको निकालना है, निकालने का रास्ता ही नहीं है, डोर जाम है, डोर नहीं खुल रहा है, कोई इमरजेंसी विंडो नहीं खुल रही है, क्या करेंगे? तो एक तरीका रहता है, ऊपर छत पे काट के निकालते हैं किसी तरह घुस के, या यहीं साइड में डोर विंडो कट करते हैं। जहाँ से देखेंगे सिचुएशन के हिसाब से। एक एक से एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, कोच के ऊपर कोच चढ़ जाता है, ऊपर लोग फंसे हुए हैं, घायल भी हैं, रो रहे हैं, और कोच के ऊपर कोच ऐसे खड़ा हो जाता है, देखा होगा 90 डिग्री पे, कैसे निकालेंगे? उसमें सीढ़ी लंबी लगना, क्रेन लगना, बहुत, इसलिए परेशान हो जाते हैं लोग। तो ये कोल्ड कटिंग डिवाइस क्या है, जब वेल्डिंग मशीन से कट करते थे, तो एक तो आदमी अंदर इंजर्ड है, फंसा हुआ है, परेशान है, और ऊपर से जब वेल्डिंग मशीन से काटते थे तो वेल्ड इसका पूरा धुआं अंदर कोच में भर जाएगा, हीटिंग जाएगा, कुछ कोई लोग जल भी जाते थे उससे। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर लगे हुए थे लोग रिसर्च करने में, फिर ढूंढा, चाहे फॉरेन से लाया हो चाहे इंडिया में ढूंढा हो, कि अब जब उसको डोर विंडो या छत कट करते हैं ना कोच का, तो कोल्ड कटिंग मशीन है, उसमें धुआं और गर्मी नहीं पैदा होगी, वो ठंडा ठंडा रखेगा वो। तो वैसा डिवाइस अब हमको लगता है इंडिया में बनाना आसान है, इंडिया में भी बहुत चीज़ एडवांस हो गई है। तो वो मीनिंग है कोल्ड कटिंग मशीन, तो नाम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते थे आप लोग। ओके, राइट। देन मॉक ड्रिल फॉर ART, AMCQ का क्वेश्चन है कि दुर्घटना नहीं हुई है, तो डिवीजन लेवल पे या कहीं भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं दुर्घटना नहीं हुई, मॉक का मतलब नकली, नकली प्रैक्टिस करना है, 1 in 3 month। इसका एक वीडियो भी था, वहाँ गुंडकल डिवीजन में रियल में किया था, तो वीडियो भी बनाया हुआ था, ऐसा एक कोच वोच ले जाके ऐसा झूठ मूठ का बैठा के ऐसा, फिर सबको वो कलर वलर रेड लगा देते हैं, फिर जो स्टाफ, पैसेंजर नकली होंगे, लेकिन जो स्टाफ जाएगा मेडिकल, RPF, CNW, ये लोग असली रहेंगे, इनको वैसा ही काम करना है जैसा एक्सीडेंट में करते हैं, इनको तो मतलब हंसी खेल नहीं, इनको मेहनत करना है, पूरा DRM वॉच करता है उसको। तो 1 in 3 month। देन एक्स ग्रेशिया का उस दिन बात हुआ था, बाकी जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं ये नोट कर सकते हैं आप। एक्स ग्रेशिया एक होता है अनुग्रह राशि, ये नोट कर लो अमाउंट, और जो दूसरे को बोलते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति।
तो क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन 8 लाख है। यहाँ सामने नहीं है, अभी बाद में आएगा। 8 लाख है, लेकिन एक्स ग्रेशिया का अमाउंट डेथ, सीरियस इंजरी, सिंपल इंजरी तीनों के लिए अलग अलग है, रेट बढ़ाया गया है। 2023 से नया रेट है ये, तो इम्पॉर्टेंट हो गया। नया चीज रहता है तो इम्पॉर्टेंट रहता है। चाहे एलसी गेट में दुर्घटना हो, चाहे ट्रेन की दुर्घटना हो नॉर्मल, तो अगर किसी की डेथ हुई है तो उसका नेक्स्ट ऑफ की मतलब क्या है, एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन में एक और अंतर है। एक्स ग्रेसिया ऑन द स्पॉट, बिना जांच पड़ताल के वहीं दुर्घटना के दिन ही दे देते हैं। अपना रेलवे ऑफिसर, सुपरवाइजर जो भी जाएंगे सब कैश लेके आएंगे, या आजकल हो सकता है कुछ और भी सिस्टम से दे रहे हों, पर तुरंत दे देना है। इसमें जांच, इंक्वायरी, कुछ कोर्ट कचहरी नहीं होता। तो डेथ के केस में 5 लाख दे रहे हैं, और गंभीर रूप से जो घायल है, हॉस्पिटलाइजेशन जिसको चाहिए, उसको 2.5 लाख देंगे, प्लस मुफ्त इलाज वगैरह भी होगा। जो हॉस्पिटल जहां एडमिट होंगे, तो रेलवे में आ गए तो रेलवे का, बाहर गए तो भी रेलवे उसका भी खर्चा देती है। और उसमें और लंबा लेटर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना ही याद करो। लंबा लेटर है कि इतने दिन हॉस्पिटल रहे तो और पैसा मिलेगा, ऐसा सब रहता है। और सिंपल इंजरी का मतलब जिसको फर्स्ट एड लगा के, मरहम पट्टी लगा के घर भेज रहे हैं, एडमिट नहीं कर रहे हैं, उसको भी 50,000 दे रहे हैं। पहले 5,000 था, सीधा बढ़ा के 50,000 कर दिया। 5 लाख, 2.5 लाख, 50,000 एक्स ग्रेसिया अनुग्रह राशि ऑन द स्पॉट दी जाती है, बिना कोई, खाली टिकट वगैरह देख लेते हैं, जो साथ में है उसको पैसा दे देंगे, या घायल को भी दे देंगे पैसा। डेथ है तो साथ वाले को देंगे जो अटेंड कर रहा है। ठीक, नोट कर लिए। तो चले कंपनसेशन। कंपनसेशन का जो अमाउंट 8 लाख है, डेथ का, खाली डेथ का ही एग्जाम में पूछते हैं इसको। बाकी बहुत लंबा लिस्ट है, हाथ कट गया, पैर कट गया, आंख का नुकसान, वो सब लंबी लिस्ट है, उसको कोई याद नहीं कर सकता और पूछते भी नहीं उसको। तो कंपनसेशन का मतलब है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, एक कोर्ट के थ्रू मिलता है। कौन सा कोर्ट? आरसीटी, रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल। आरसीटी का फुल फॉर्म भी नोट कर लो। आरसीटी का फुल फॉर्म में नोट कर लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल। रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल का हिंदी में कोई बताओ भाई। रेलवे दावा प्राधिकरण। रेलवे दावा प्राधिकरण। क्लेम मतलब होता है दावा, ट्राइब्यूनल का मतलब बोलते हैं प्राधिकरण। रेलवे दावा प्राधिकरण। आप लोग हिंदी छोड़ दिए, सब इंग्लिश मालूम है सबको। तो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल में डेथ हो गई है किसी की, तो एक्स ग्रेशिया मिल जाएगा, उसको यहाँ से माइनस नहीं करेंगे, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है, दोनों अलग अलग मिलता है। इसके अलावा कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट अलग दे देती है, वो अलग, किसी को किसी से माइनस नहीं करते हैं। तो रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल जो है, वो जैसे यहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे का एक तो यहाँ पे है, सिकंदराबाद में है आरसीटी, और हो सकता है कहीं और भी बनाया है साउथ सेंट्रल रेलवे में, जोनल हेडक्वार्टर में तो रहता ही है ये। तो यहाँ पे वकील वगैरह वहाँ रहते हैं, उनके थ्रू में एप्लीकेशन भरना पड़ता है, वो लोग भी कुछ फीस खाएंगे, फिर वहाँ यहाँ पूरा सबमिट करना पड़ता है, टिकट, प्रूफ, ये वो, विटनेस विटनेस सब लगेगा, फिर तब 8 लाख मिलेगा। ओके, घर वालों को मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा इसमें। तो अमाउंट याद रखो, उधर 5 लाख, 2.5 लाख, 50,000, ये कंपनसेशन 8 लाख। ओके, चलें आगे। राइट, देन सायरन कोड। सायरन कोड भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। 2 लंबा सायरन बजाया, दुर्घटना होने पे जो सायरन बजाया जाता है, तो इसका मतलब यार्ड एक्सीडेंट है, ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं है। यार्ड वाला लोको यार्ड में हुआ या ट्रैफिक यार्ड में हुआ, रनिंग लाइन बाधित नहीं है। तो 2 लंबा सायरन, यार्ड एक्सीडेंट, राइट। लिखो, याद करो, कैसा तो करो। 3 लांग बजा दिया। 3 लांग का मतलब
यहाँ पे एक्सीडेंट मैनुअल में थोड़ा वर्ड का मीनिंग GNSR से थोड़ा अलग रहता है। आउट स्टेशन एक्सीडेंट, यहाँ आउट स्टेशन का क्या मीनिंग लगाएंगे? आउट स्टेशन एक्सीडेंट का मीनिंग ये है यार्ड में नहीं हुआ है, या तो ब्लॉक सेक्शन में है या स्टेशन पे हुआ है, यानी रनिंग लाइन पे एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मेन लाइन क्लियर है। यहाँ पे मेन लाइन और लूप लाइन, मेन लाइन का मीनिंग वो भी नहीं है। यहाँ पे मेन लाइन का मीनिंग है कि ट्रेन इधर से उधर जा सकती है, तब बोलते मेन लाइन क्लियर, यानी कि भले लूप लाइन से गाड़ी जाएगी लेकिन ट्रेन जा सकती है। अच्छा, 3 लांग के साथ छोटा सायरन नहीं बजाया है, तो इसका मतलब केवल ART चाहिए, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन चाहिए। इसका मतलब मेडिकल वाला गाड़ी नहीं चाहिए। मेडिकल गाड़ी चाहिए तो 3 लांग के साथ एक छोटा सायरन भी बजाना है। तो ये मीनिंग है। आउट स्टेशन एक्सीडेंट का मतलब यार्ड के बाहर जो रनिंग लाइन है, स्टेशन ब्लॉक सेक्शन, वहाँ हुआ। मेन लाइन क्लियर है, यानी ट्रेन जा सकती है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ब्लॉक सेक्शन की लाइनें होती हैं ना, मेन लाइन, वो क्लियर हैं, स्टेशन से भी जा सकती है, वहाँ भी जा सकती है। ART रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, 3 लॉन्ग के साथ 1 शॉर्ट, 3 लंबा के साथ एक छोटा सायरन बजाया। तो छोटा सायरन का मीनिंग ही होता है मेडिकल रिलीफ ट्रेन, MRT। तो 3 लॉन्ग से ही शुरू हो जाता है ना आउट स्टेशन, यानी रनिंग लाइन पे एक्सीडेंट हुआ है, स्टेशन हो या ब्लॉक सेक्शन हो, लेकिन 3 ही लंबा बजाया। इसका मतलब मेन लाइन क्लियर है। मेन लाइन का मतलब कि ट्रेन इधर से उधर जा सकती है, यानी ट्रैफिक एकदम रुका नहीं। और ART प्लस MRT बोथ रिक्वायर्ड, ART प्लस MRT बोथ रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है तो पूछो, मैं समझा देता आपको। अब 3 लंबे के साथ छोटा बजाय, मतलब ट्रैफिक चल रहा है लेकिन ART और MRT दोनों चाहिए। नेक्स्ट आता है 4 लॉन्ग। 4 लंबा बजाया तो क्या देखो फर्क क्या होगा? ये तो रनिंग लाइन पे एक्सीडेंट है, यार्ड का तो 2 है, बाकी तो सब रनिंग लाइन का एक्सीडेंट है। स्टेशन में होगा, नहीं तो ब्लॉक सेक्शन में होगा। और क्या प्रॉब्लम हो गई? मेन लाइन ब्लॉक्ड, यानी एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जैसे ब्लॉक सेक्शन में एक्सीडेंट हो जाए, 2 लाइन है, 3 लाइन है, सब ब्लॉक हो गई, ट्रेन इधर से उधर नहीं जा सकती। कभी कभी स्टेशन में भी ऐसा दुर्घटना हो जाती है कि पता लगा मालगाड़ी पलट गई, सभी लाइन पे वैगन पड़ गए, सभी लाइन फाउल्ड है, तो ट्रेन उस समय नहीं जा पाएगी। तो मेन लाइन ब्लॉक का कंसेप्ट ये है कि ट्रेन इधर से उधर नहीं जा सकती है। लेकिन क्योंकि इसमें छोटा सायरन नहीं बजाया ना, तो इसका मतलब क्या है? ओनली ART रिक्वायर्ड, केवल ART चाहिए, MRT का बात नहीं। MRT चाहिए तो छोटा सायरन भी बजाना है। तो समझ गए 4 लॉन्ग का? इसको ध्यान में अकेले में बैठ के याद करेंगे तो याद होगा ये। देन लास्ट, ये लास्ट है 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट। यही सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो, कि यार्ड के बाहर रनिंग लाइन पे एक्सीडेंट हुआ है, मेन लाइन ब्लॉक्ड, मेन लाइन ब्लॉक हो गया, मतलब गाड़ियाँ, क्योंकि 4 सायरन बजाने का मतलब ही है कि गाड़ियों का आवागमन, ट्रैफिक रुक गया है। और क्योंकि छोटा सायरन भी बजाया, तो इसलिए ART के साथ MRT भी चाहिए। समझे ना पॉइंट? ऐसा ART प्लस MRT बोथ रिक्वायर्ड। देन आगे चलें। देन नेक्स्ट है ये सायरन कोड का ड्यूरेशन। बाई चांस कोई पूछने वाले एक से एक बैठे हैं, ये भी पूछ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है सही। लंबा शॉर्टकट याद करो, आज यहीं तक रखेंगे आपका क्लास। आगे भी है थोड़ा, इसमें स्पैड वगैरह का रूल के बारे में है, फिर नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे हम लोग। तो ज़्यादा देर जगोगे तो फिर नींद, जिसका ड्यूटी नहीं है वो भी नहीं सो पाएगा। ड्यूरेशन ऑफ लॉन्ग सायरन, जो लंबा सायरन है कितना देर बजाने का नियम है? तो 30 सेकंड है। इसमें 2 ही गिनती है, 30 सेकंड और 5 सेकंड। तो याद करना आसान है, लंबा सायरन का 30 सेकंड तक बजाना है,
छोटा सायरन जो एम्बुलेंस या मार्टी के लिए बजाते हैं वो 5 सेकंड है। लंबा सायरन और लंबा सायरन या लंबा सायरन और छोटा सायरन के बीच में 5 सेकंड का गैप देना है। यानी 3 लंबा बजाना है तो 5-5 सेकंड का गैप दे के बजाओ। अच्छा, सब एक बार पूरा बजा दिया, मान लो 4 लॉन्ग 1 शॉर्ट बजा दिया 5-5 सेकंड का गैप देके, देन रिपीट करना है। तो रिपीटिशन कितना देर के बाद होगा? 30 सेकंड के बाद, यानी आधा मिनट रुको तब आप दोबारा बजाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, इसलिए रूल बनाया। तो आज यहाँ तक रखो, आगे इसी में एक टॉपिक है स्पैड के बारे में है, थोड़ा बड़ा है वो, और भी दुर्घटना के समय गार्ड की ड्यूटीज क्या हैं, वो सब भी बता देंगे। सायरन कोड और ड्यूरेशन तक आज यहाँ रखेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछो। बताओ, कोई डाउट है तो। बताओ भाई, या इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो पूछो। है तो सब लोग आज तो। सर बोलो। सर कोई पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे बैठा है हम्म और उसके ऊपर छत गिर पड़ा, तो उसका भी कुछ कंपनसेशन होता है क्या? हाँ, अगर रेलवे प्रेमाइजेज में आपका पूछने का मतलब, रेलवे प्रेमाइजेज में है, बड़े बड़े जंक्शन स्टेशन भी है, छोटा भी है, उसके पास प्लेटफार्म टिकट है, अथराइज्ड बैठा है, या ट्रैवलिंग टिकट कुछ पेपर है उसका पास, ट्रेन का अपना बैठने का या प्लेटफार्म टिकट, तो क्लेम कर सकता है। क्लेम तो होगा, इसमें बात तो सही है, क्लेम होगा। अब वो आरसीटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका देखो, अब ये ट्रेन एक्सीडेंट, हम लोग एक्सीडेंट मैनुअल में इस तरह का टॉपिक नहीं दिया है बुक में, लेकिन रूल में रहेगा कि रेलवे प्रीमाइजेज में अथराइज्ड आदमी जो अथराइज्ड है, बैठे हैं, तो उनको कंपनसेशन, अनुग्रह राशि जो ये एक्स ग्रेशिया है, रेलवे का बिल्डिंग से नुकसान हो रहा है, देते ही हैं। और कई बार जो रूल होगा आरसीटी से मिलेगा, उसका रूल का जानकारी भी मिलेगा, ढूंढना पड़ता उसको। जो वकील वगैरह रहते हैं आरसीटी में, उनको तो रोज का काम है, तो उनको पूरा जानकारी रहती है। जैसे हम लोग सुनते भी हैं, बॉम्बे वॉम्बे में सब बहुत होता है, रेलवे का जो फुट ओवर ब्रिज रहता है, सुनते हैं ना, कहीं भीड़ की वजह से टूट गया, तो टूटने के बाद कुछ जो लोगों के जान की नुकसान हो गई, तो पहले सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा अनाउंस करती है, हम घायलों को इतना पैसा देंगे, डेथ वालों को इतना देंगे, वो अलग है, कोई गिनती नहीं है। फिर रेलवे का तरफ से भी आ जाता है कि घायल को इतना देंगे, उनको इतना देंगे। इसके बाद अगर तो वो तो एक्स ग्रेसिया हो गया, पैसा मिल गया, ऑन द स्पॉट दे दिया, या जैसे कुछ तरीके से कि यहाँ जिसको लेना है यहाँ अकेले, ऐसा तरीका से दे दिया गवर्नमेंट ने। इसके बाद अगर क्लेम करने आरसीटी में जाएंगे तो वो कंपनसेशन डेथ या सीरियस इंजरी वालों को वहाँ भी मिलेगा पैसा, वो रहेगा कानून, 100% रहेगा, क्योंकि रेलवे प्रीमाइजेज में हो रहा है तो रेलवे को देना पड़ेगा। छोटा मोटा हुआ तो वही प्रूफ चाहिए। अब जैसे फुट ओवर ब्रिज वगैरह में हो गया भगदड़ में, भीड़ में, तो वहाँ तो बहुत सारे लोगों को कि हमारा भगदड़ में ये टिकट गिर गया, प्लेटफॉर्म टिकट गायब हो गया, कुछ भी इधर उधर करके वहाँ भी मिल जाएगा, विटनेस मिल जाएंगे। लेकिन छोटा स्टेशन में ऐसा हो गया कि भाई यहाँ एक ही दो लोग दब गए, तो कुछ तो पेपर चाहिए उनके ऊपर, तो आरसीटी से ज़रूर पैसा मिलेगा 100%। पर अपने एक्सीडेंट मैनुअल में ऐसा उसका बारे में नहीं दिया है, तो एग्जाम में भी वो सब नहीं पूछेंगे आपको, राइट? ठीक है। और तो बंद करते हैं, कल फिर कल ये इसको कंप्लीट करें। कल का मतलब कल हफ्ते का एक दिन का छुट्टी ले रहा हूँ भाई, आप लोगों की अनुमति से। कल संडे के बदले में काम मंडे को मैं रेस्ट ले लेता हूँ। कल रेस्ट लेके मैं ऐसा नहीं बैठता, आप ही के लिए ढूंढ ढूंढ के टॉपिक का पावर पॉइंट बनाना, जो नए रूल चेंज हो जाते हैं ना, तो ढूंढ के उसको नया बताना,
और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला तो ऐसा व्हाट्सएप में भेज देंगे, नहीं तो डिस्कशन में कर लेते इधर, ठीक है। और अगर मंडे मेरा छुट्टी रहेगा, आप लोग भी तैयारी करो, क्वेश्चंस बना के रखो, और ऐसा क्वेश्चंस बना के रखो जो आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। मतलब बाद में जनरल नॉलेज खाली टाइम में कभी भी डिस्कस करेंगे, पर एग्जाम वाले पहले आप पूछ लो। आज नहीं, जैसे मान लो होता ना कि एकदम करेक्ट आंसर आज थोड़ा डाउटफुल है, नेक्स्ट डे रिसर्च करके ढूंढ के बताएंगे, बताएंगे ज़रूर आपको। जेडआरटीआई से पूछ लेंगे, इंस्ट्रक्टर लोग हैं जो वर्किंग में, या किसी से भी इंस्पेक्टर लोगों से। अपना जैसे लोगों का है ना कि नाइट ट्रिप का आज क्या हुआ कि एक दो लोगों से बात करना था, नहीं हो पाया। हो सकता है वो लोग फ़ोन नहीं अटेंड किए। जैसे लोको इंस्पेक्टर जो लोग इनको एलआर ट्रिप देते हैं ना, रोड लर्निंग ट्रिप, तो पुराने रूल में 20 आवर्स टू 6 आवर्स दिया था नाइट ट्रिप का टाइमिंग, कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे। नया अमेंडमेंट आने के बाद में देखे हम लोग जीएनडीआर में वो लाइन छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो लोको इंस्पेक्टर से डायरेक्ट बात करेंगे, पता करके कि 20 आवर्स टू 6 आवर ये आप लोग फॉलो कर रहे हैं या कुछ चेंजिंग है। तो क्योंकि सेम डिपार्टमेंट है तो उनको ज़्यादा कंफर्मेशन, कुछ लेटर है तो बताएंगे वो लोग, ओके, कंफर्म करके वो भी बताएंगे आपको। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को मिलेंगे शाम को, सबको वही 9:15 पे ही। तब तक क्वेश्चन इकट्ठा करो, कोई टॉपिक जैसे चाहते हो कि ये डिस्कशन करें, वो टॉपिक भी लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप में कि ये टॉपिक पे डिस्कस करना है। सिग्नल का तो है ही, आज सुनीता लेट में ज्वाइन किया, नहीं तो सिग्नल ही शुरू करते थे। अगर टाइम पे आ गए सुनीता और प्रतीक तो उस दिन सिग्नल स्टार्ट कर देंगे, एकदम राइट टाइम पे आ गए 1-2 मिनट में तो। ठीक है, तो बंद करते हैं, फिर मिलेंगे ट्यूसडे को। ओके देन, बाय। हाय सर। सर गुड नाइट। ओके गुड नाइट। बाय, गुड नाइट गुड टू नाइट ऑल सर। ऑफ यू। तैयारी करो, और मेरा पूरा दिल का इच्छा है कि सब लोग सेलेक्ट हो जाओ, फिर आके जेडआरटीआई में मिलेंगे। सब तो साउथ थैंक यू। सेंट्रल रेलवे वाले ही है।